में उपस्थित इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के यशस्वी संपादक, सदन टॉप चैनल के लोकप्रिय वक्ता, हम सबके चहेते सौरभ द्विवेदी जी, इंडिया टुडे की सीनियर एसोसिएट एडिटर प्रतीक्षा पांडे जी, राजस्थान के हमारे अपने आनंद चौधरी जी, महिला शक्ति का उद्घोष करने वाली आज सम्मानित हुई सभी पुरस्कृत महिलाएं, उपस्थित सभी गणमान्य जन, मीडिया के मेरे साथियों, छायाकार बंधुओं, यह बहुत ही सुखद है कि मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत संजीदगी से सक्रिय इंडिया टुडे समूह ने शक्ति, साहस, सफलता के उत्सव रूप में आज यहाँ राजस्थान में इस शानदार आयोजन की पहल की है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं समाज सेवा, खेल, खेती, पर्यावरण संरक्षण, शासनिक सेवा, ग्रामीण विकास, बाल विवाह रोकथाम, श्रमिक महिला अधिकार, दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य और बहादुरी के लिए पुरस्कृत महिलाओं को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप सभी का सम्मान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपने समाज में लीग से हटकर कुछ नया और प्रेरणादायक करने की पहल की है। मैंने पुरस्कार विजेताओं के परिचय पर आधारित पुस्तिका का अध्ययन किया। तो मुझे प्रसन्नता हुई कि इंडिया टुडे ने उन प्रतिभाओं का चयन किया है जिन्होंने मन और कर्म से अपनी स्वयं की स्थापना के आग्रह को दूर रखते हुए समाज के लिए समर्पित होकर कार्य किया है। मैं इसलिए और भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ऐसे दौर में जब प्रचार प्रसार से अपने आप को स्थापित करके ही कुछ पाने की होड़ मच रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज सम्मानित सभी महिलाओं ने समाज और राष्ट्र के प्रति गहरे समर्पण भाव को केंद्र में रखकर यह विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित की है। आपका यह कार्य अनुकरणीय है, अभिनंदनीय है। लोकतंत्र में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बाद चौथा स्थान है मीडिया का। वह चौथा स्तंभ माना गया। इसकी बड़ी वजह यही है कि लोकतंत्र की नींव को सींचने का कार्य किसी स्तर पर होता है तो मीडिया ही है। आम जन को अपने अधिकारों के प्रति सजग रखने के साथ ही कर्तव्य पालन की सीख भी मीडिया के जरिए ही दी जाती है। और इसलिए मीडिया की उपस्थिति में और मीडिया के इस कार्यक्रम में मैंने तो आपके बीच में संविधान की उद्देश्यता का वाचन ही नहीं किया है, आपसे दोहराया भी है, ताकि एक शब्द आप गंभीरता से विचार करें। और साथ ही साथ मौलिक अधिकारों की बातें तो सब करते हैं। कोई भी बात होती है तो लोग बोलते हैं कि तो संविधान द्वारा प्रदत्त मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता है। जब कर्तव्यों की तरफ उनको इंगित किया जाता है तो वह शांत रहते हैं। मौलिक अधिकारों की बात बहुत होती है, लेकिन मौलिक कर्तव्य माना क्या है जो संविधान द्वारा प्रदत्त है, इसको जानना भी बहुत आवश्यक। तो जानना ही नहीं, उसका अपने व्यवहार में आचरण भी अपेक्षित है। कर्तव्यों के ही माध्यम से अधिकारों की स्थिति का सही स्वरूप प्रकट होता है। अधिकार और कर्तव्य में अगर विषमता पैदा होती है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और उसमें ही अनेक प्रकार की ऐसी स्थिति का निर्माण होता है जो समाज के लिए ठीक नहीं होता है। अधिकार और कर्तव्य एक बिल्कुल समन्वय स्वरूप है। उसको उस रूप में देखना
आचरण करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है। मीडिया इस माध्यम से लोगों को जागरूक करने में सक्षम है। चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की दृष्टि से इन सारी चीजों के बारे में जागरूकता आवश्यक है और मीडिया इस काम को कर रही है। इस बात की मुझे प्रसन्नता भी है। मैं कई बार यह भी सोचता हूं कि मीडिया बहुत से स्तरों पर कार्यपालिका चुनी हुई सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ ही लोकतंत्र में निर्णय करने वाली इकाइयों को मनमानी करने से भी रोकता है। मीडिया का डर यदि नहीं हो तो हर कोई मनमानी करने लगे। इसलिए लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान के हमारे जो मूल्य हैं, हमारी जो संस्कृति, उसके अंतर्गत सभी को आलोक पथ पर चलने की राह भी मीडिया ही दिखाता है। इसलिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इसकी भूमिका को स्वीकार किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि इंडिया टुडे समूह द्वारा प्रतिभाशाली नारी शक्ति के सम्मान की इस तरह की यह पहल की गई। मीडिया जब कभी इस तरह से सामाजिक दायित्वों को समझते हुए कार्य करता है तो बहुत सुकून मिलता है। मैं इसके लिए आपके समूह की सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। यह महत्व है कि जिन्होंने पति बधाई लीग से हटकर विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य किया है, उन प्रभावशाली महिलाओं के साथ संवाद का यह सहयोग इंडिया टुडे ने यहां बनाया है। मैं सदा ही इस बात पर जोर देता रहा हूं कि महिलाओं को यदि अवसर मिलते हैं तो वे पुरुषों से अधिक बेहतर ढंग से अपने आप को साबित कर सकती हैं और करती रही। मुझे इस बात में प्रसन्नता है। मैं राजस्थान में राज्यपाल के नाते जो यहाँ वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में भी हूँ, कुलाधिपति भी हूँ और सभी विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में जब मैं गया और मैंने देखा कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली 80% लड़कियां ही हैं और ये देखकर बड़ा आनंद का हुआ कि अगर इस तरीके से काम कर रही है जिसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, इसलिए अगर उन बालाओं को अवसर प्राप्त हो अनेक क्षेत्र में अपने प्रतिभा का, अपने श्रम का, अपनी कुशलता का समुचित रूप से प्रभाव छोड़ सकती है और आज सभी क्षेत्रों में देखने को मिल भी रहा है। मीडिया जब कभी इस तरह से, मैं सदा इस बात पर जोर देता रहा कि महिलाओं को यदि अवसर मिलते हैं तो पुरुषों से अधिक बेहतर ढंग से अपने आप को साबित करती रही। वही समाज तरक्की करता है जहां महिलाओं को आगे बढ़ने के अधिकाधिक अवसर मिलते हैं। हमारा संविधान महिलाओं की समानता की गारंटी नहीं देता है, लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं करने को भी सुनिश्चित करता है। मुझे आप सभी से साझा करते हुए भी प्रसन्नता है कि राज्यपाल पदभार ग्रहण करने के बाद राजस्थान में संविधान संस्कृति के प्रसार के अपने संकल्प पूरा करने का मैंने निरंतर प्रयास किया है। इसके तहत राजभवन राजस्थान में देश का पहला संविधान उद्यान निर्मित किया गया है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, अगर समय मिले तो राजभवन आकर उस संविधान उद्यान को जरूर देख करके आप बड़ा आनंद होगा। संविधान सभा जब से बनी, संविधान बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करने के दृष्टि से भी हर दृष्टि से कई कमेटीज बनी। उनका संविधान सभा में कितनी महिलाएं हैं, कितने अन्य लोग हैं, ये सारी चीजें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान का पूरा ड्राफ्ट हो बन गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान की प्रति सौंप रहे हैं, ये भी दिखाया गया है। जो मूल संविधान की प्रति है वो मूल संविधान के प्रति के कवर पेज पर क्या चित्रकारी की गई है,
नटराज का चित्र है, कमल का चित्र है, और हर भाग में संविधान के जो 22 भाग हैं, सभी भाग के पहले भारतीय संस्कृति और सभ्यता के जो प्रतीक है उनका चित्रण किया गया है। और सबसे बेहतर बात तो यह है कि जब फंडामेंटल राइट्स के पहले जो चित्रांकित है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लक्ष्मण और सीता का अयोध्या का वर्णन, डायरेक्ट प्रिंसिपल के पहले का जो चित्र है, भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे, गुरुकुल का चित्र है, अंतरिक्ष का चित्र है, वनस्पतियों का चित्र है, महापुरुषों का चित्र है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा में खुदाई के दौरान ये सारे चिन्ह जो रहे, भारतीय सभ्यता के जो प्रतीक रहे, इनका फोटोग्राफ है। ये सारी चीजें वहां चित्र थी। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र है, वही अकबर का भी चित्र है, टीपू सुल्तान का भी चित्र है, सब लोगों का चित्र वर्णित है। महात्मा गांधी का है, महावीर स्वामी का है, गुरु नानक देव का है। ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। नंदलाल बोस सागर निकेतन के बहुत बड़े विद्वान थे, चित्रकार थे, अपने शिष्यों के साथ सारे चित्र मूल संविधान के अंतर्गत बनाया। जो संविधान उद्यान हमने बनवाया है राजभवन में, शिल्पकारी के साथ सारे चित्र उकेरे गए। आप देखेंगे बहुत आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। 22 भाग उससे सुसज्जित है। जब इस रूप में संपूर्णता में जब संविधान के प्रति को देखा जाता है, तब लगता है कि संविधान जहां भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश को संचालित करने में सक्षम है, वही संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक के रूप में भी है, वो ग्रंथ है, यह स्वरूप का दर्शन होता है। ये देख करके आप बड़े आनंदित नहीं जरूर आकर वहां जरूर आए। और इसलिए हम कहते हैं कि संविधान उसी प्रकार का पवित्र ग्रंथ है जिस तरीके से गीता है, कुरान है, बाइबल है। ऐसे संविधान को पवित्र ग्रंथ मानकर उसके द्वारा वर्णित सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या हमारा अधिकार, क्या हमारा कर्तव्य, किस तरह की चीजों को करना, कैसे कानून बने, उसको व्यवहार में लाने के दृष्टि से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सही माने में भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश इस स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा, आदर्श लोकतंत्र के रूप में प्रस्तुत होगा। यह एक संवैधानिक स्थिति का निर्माण हुआ है। इंडिया टुडे समूह ने, इंडिया टुडे समूह के इस कार्यक्रम में आया हूं, इसलिए आप पत्रिका ने जो मैंने संविधान के बारे में कहा, एक ही और मैं बताना चाहूंगा। राजस्थान विधानसभा में अपने अभिभाषण के पूर्व संविधान की उद्देशिका को और मूल कर्तव्यों के वाचन का सुपारिश मैंने किया। राज्यपाल बजट सत्र के अंतर्गत उसका अभिभाषण होता है विधानसभा में। लोग जाकर राज्यपाल भाषण अपना पढ़ते हैं, वो सरकार द्वारा लिखित भाषण होता है, सरकार की उपलब्धियों का भाषण होता है। मैंने नई शुरुआत की राजस्थान। मैंने सबसे पहले जाकर जैसे आपको संविधान की उद्देशिका का वाचन कराया और दोहराया, मूल कर्तव्य पढ़ा, उसी तरीके से सारे विधायकों को आग्रह पूर्वक खड़ा करके संविधान की उद्देशिका का वाचन करवाया और संविधान के मूल कर्तव्य को उनके सामने प्रस्तुत किया। यह हिंदुस्तान में पहला राजस्थान प्रदेश है जहां इंडिया टुडे समूह के इस कार्यक्रम में आया हूं। इसलिए आपकी पत्रिका ने जो लिखा है उसी के आलोक अपनी बात कहूंगा कि हमारे संविधान ने महिला शक्ति का सदैव सम्मान करते नारी समानता की बात की है। आपकी पत्रिका का 4 अक्टूबर 2023 का जो नया अंक आया है उसकी आवरण कथा आधी आबादी को पूरा न्याय शीर्षक से प्रकाशित हुई। इसमें लिखा है, मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने को ऐतिहासिक कानून बनाकर
उन्हें राजनीतिक रूप से बड़ी ताकत मिली। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर सर्वोच्च स्तर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को संस्थानिक रूप स्वरूप देने का यह महत्वपूर्ण प्रयास किया है। इस बात से सभी सहमत होंगे कि महिलाओं की देश के नेतृत्व में भागीदारी का यह क्रांतिकारी कदम है। मैं समझता हूं इससे आने वाले समय में महिला शक्ति से भारत की गरिमा में और अधिक वृद्धि होगी। अभी कुछ दिन पहले ही स्वामी विवेकानंद जी के लिखे को मैं पढ़ रहा था। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि स्वामी जी, भारतीय स्त्रियों की महानता का बखान करते हम नहीं थकते, तो क्या यह माने कि हमारे यहाँ स्त्रियों से जुड़ी अब कोई समस्या नहीं है? स्वामी विवेकानंद जी ने तब कहा था कि स्त्रियों से जुड़ी बहुत सी समस्याएं हमारे देश में आज भी है। सबसे बड़ी और गंभीर समस्या यही है कि उन्हें हर क्षेत्र में नेतृत्व की भागीदारी अभी नहीं मिली। हम चाहते हैं कि भारत की स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वह निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्यों को भलीभांति निभा सके और संघमित्रा अहिल्याबाई आज भारत की महान देवियों द्वारा चलाई गई परंपरा को आगे बढ़ा सकने में सक्षम हो सके। ये स्वामी जी ने जवाब दिया। आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बात स्वामी विवेकानंद ने अपने समय में कही थी। मैं समझ रहा हूं नारी शक्ति बंधन अधिनियम स्वामी विवेकानंद की उस सोच को मूर्त रूप देने का ही एक तरह से प्रयास है। महिलाएं शक्ति स्वरूपा है, इसीलिए तो कहा गया है जो है स्वरूप से साक्षात लक्ष्मी है, गुणों से सरस्वती है और शक्ति से साक्षात जगदम्बा है। इसलिए जरूरी है उन्हें हर क्षेत्र में नेतृत्व की भागीदारी मिले। आज सम्मानित महिलाएं इसका अनुभव उदाहरण है कि उन्होंने 10 अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व करते हुए पहले से चली आ रही स्थितियों को पूरी तरह से बदलकर समाज में सकारात्मक बदलाव की शानदार मिसाल पेश की है। यह सच है, महिलाओं को अवसर मिले तो जग जीत सकती है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ ही है महिलाओं को शक्तिशाली बनाना। मैं मानता हूं बेटियां वरदान होती हैं। जिस घर में बेटी होती है वह घर उत्सव धर्मिता से भरा रहता है। जहां बेटियां खिलखिलाती हैं वहां सभी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के अधिकारिक अवसर हम दें। वे कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र और समाज निर्माण में सहभागी बने। इसी से समानता के स्वप्न को सही मायने में हम साकार कर पाएंगे। हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रयासों से सकारात्मक बदलाव आया है, परंतु अभी भी लैंगिक चुनौतियां कम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सार्थकता को अवसर प्रदान करने की बड़ी आवश्यकता है। मैं चाहता हूं आज जिन महिलाओं का सम्मान हुआ है उनके अनुभवों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का कोई सार्थक प्रयास भी इंडिया टुडे समूह करे। इंडिया टुडे समूह देश का सम्मानित मीडिया समूह आरंभ से ही आपके समूह से निकटता नहीं है। पाठकों के मध्य विश्वास और विश्वसनीयता की गहरी विरासत आपने अपने इस प्रकाशन से बनाई। इसके समय समय पर प्रकाशित होने वाली साहित्य और स्वतंत्रता दिवस पर प्रकाशित होने वाले विशेषांकों को पढ़ते हुए विषय का सांगोपांग अध्ययन स्वयं हो जाता है। मैं इसके लिए आपकी संपादक टीम और उन सभी रिपोर्टर्स की सराहना करता हूँ जो विषय विशेष की गहराई में जाकर पाठकों को महत्वपूर्ण सामग्री सौंपते हैं। ऐसे दौर में भी इंडिया टुडे समूह की प्रतिबद्धता के प्रति विश्वास दिलाता है और जब पत्रकारिता में संपादक संस्था लोग प्राय होती जा रही है। पहले मीडिया में संपादक संस्था की गरिमा हुआ करती थी। मुझे याद है मेरे बहुत से संपादक मित्र ऐसे थे जिनसे समाचार और विभिन्न मुद्दों पर लंबी चर्चा हुआ करती थी, विमर्श होता था। तब संपादक ही यह तय करता था
कौन सी सामग्री पत्र पत्रिका में जाएगी और कौन सी नहीं जाएगी। पर अब जिस तेजी से मीडिया में व्यावसायिकता का दौर प्रवेश करता जा रहा है, संपादक संस्था लुप्त हो रही है और संपादक की बजाय प्रबंधक प्रमुख होते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसका बड़ा नुकसान यह भी हुआ है कि समाचार से विचार गायब होते जा रहे हैं। मीडिया जनमत निर्माण का महती कार्य करता है। याद रखें, पत्रकारिता जब सरकारों से जुड़ी रहेगी तभी उसकी सार्थकता भी बनी रहेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 1975 में आपातकाल के दौर में इंडिया टुडे मैगजीन का प्रकाशन शुरू हुआ और उसी दौरान इंडिया टुडे ने अपना विशिष्ट काम बनाया जो अब तक कायम है। अब तो टीवी, रेडियो और डिजिटल माध्यम में भी इसने अपनी अलग पहचान स्थापित की है। मैं इंडिया टुडे समूह के चेयरमैन और एडिटर चीफ अरुण पुरी के नेतृत्व में इसके निरंतर हो रहे विस्तार के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके 24 घंटे के समाचार प्रसारण करने वाले न्यूज चैनल आज तक, गुड न्यूज टुडे और इंडिया टुडे टीवी चैनल ने भी दर्शकों में लोकप्रियता प्राप्त की है। समूह के बिजनेस टुडे, ऑटो टुडे, आई चौक आज ने देश की बड़ी आबादी तक अपनी पहुंच बनाई है। साहित्य तक मेरा भी बहुत प्रिय है। सौरभ द्विवेदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। आपने सुना कितना बढ़िया बोले थे, थोड़े बोलने भी बहुत अच्छा बोलते हैं। इनके संपादन में द लमेंटा चैनल ने बहुत ही अल्प समय में देश भर में अलग पहचान बनाई। सौरभ जी, आप ऐसे ही हमारे देश की विचार विरासत को आगे बढ़ाते रहें, यही मेरी शुभकामना है, सदकामना है। अच्छा लगता है जब आपकी टीम को पूर्ण प्रतिबद्धता से पत्रकारिता और साहित्य से जुड़े संवेदनशील विषयों पर स्वस्थ मूल्यों का निर्वहन करते इस तरह से देखता हूं। हमें फिर से जिन बहनों को पुरस्कृत किया गया है, जिन्होंने अपने विशिष्ट क्षेत्रों में विशेष प्रकार का कार्य किया है, जिससे कारण का यहाँ चयन हुआ था, उन सभी को फिर से मैं बधाई देता हूँ और उनका अभिवादन करता हूँ। मुझे इंडिया टुडे ने यहाँ बुलाया और मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं इंडिया टुडे कार्यक्रम के आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत